गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, गद्य भाग का चैप्टर फर्स्ट और क्रम अनुसार आपका 10वां लेसन हम पढ़ रहे हैं। हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न में एक ऐसे स्वप्न की कल्पना की जैसा स्वप्न लगभग सभी लोग देखते तो हैं, लेकिन इतनी भी कल्पना कपोल उसमें नहीं की जाती है कि देखते ही देखते लगे कि एक विद्यालय तैयार भी हो गया और विद्यालय में ऐसे अनोखे गुरु भी नियुक्त किए गए जिनके अनुसार उस विद्यालय के मिट्टी में मिल जाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बच्चों, हमने पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे महान उपन्यासकार और महान निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने 1850 में काशी में जन्म लेने के उपरांत बहुत अचल संपत्ति पिता की जल्दी ही प्राप्त कर ली, क्योंकि पिता का कुछ समय में ही निधन हो गया था। और निधन के उपरांत जब ये अचल संपत्ति के वारिस बन गए तो इन्होंने बिना किसी अहंकार के वो सारी संपत्ति अपने देश सेवा और समाज सेवा में लगा दी। लगभग 175 ग्रंथ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे थे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, जिन्होंने 175 ग्रंथ लिखे, उसमें अनुवाद ग्रंथ अधिक थे। तो बच्चों, आपको बताया गया था कि इन्होंने संस्कृत प्रधान तत्सम तद्भव शब्दों को अपने हिंदी भाषा में अनेक ऐसे स्थानों पर स्थान दिया जिससे कि उनकी रचना थोड़ी कठिन अवश्य हो गई, लेकिन उसका प्रभाव बनते ही बना। वैसे ही इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरे विशेष रूप से अपनी रचनाओं में दिए हैं। यद्यपि मुहावरे जो हैं वो व्यंग प्रधान बना देते हैं रचना को, क्योंकि मुहावरों का अन्य अर्थ लिया जाता है, वैसे ही लोकोक्तियाँ इनकी रचनाओं में विशेष रूप से प्रभावी रहीं। इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में व्यंग प्रधानता, तत्सम शब्द और ऐसी लोकोक्ति मुहावरों से युक्त अपनी रचनाओं में भाषा को प्रमुख स्थान दिया। देखिए बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, इन्होंने प्रस्तुत निबंध में जो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक शीर्षक से हमें पढ़ने को मिल रहा है, इसमें इन्होंने एक ऐसी कल्पना की कि संसार में हर मनुष्य आता है और चला जाता है, ऐसे ही कीड़े मकोड़े आते हैं और चले जाते हैं। तो हमें ऐसा जीवन नहीं काटना है जो कीड़े मकोड़ों जैसा हो कि हम आए और चले जाएं। तो हमें संसार में एक ऐसा जीवन यापन व्यतीत करना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसे कर्म हो कि उन कर्मों के माध्यम से संसार के लोग अनंत काल तक हमें याद करें। और इसीलिए उन्होंने कुछ करने का बीड़ा उठाया। अब वो सपने में बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहे हैं, मतलब नींदों में वो सो गए हैं, सोने के बाद भी स्वप्न में भी वो पलंग पर ही लेटे हैं और उसमें सोच रहे हैं। सबसे पहला विचार उनके मस्तिष्क में आता है कि वो कोई देवालय बनाए और देवालय बनाकर वो उस देवालय के नाम के साथ अमर हो जाए। लेकिन अगले ही पल उनके मस्तिष्क में आता है कि देवालय जो है वो कभी भी नष्ट हो सकता है और देवालय के नष्ट करने में भी अंग्रेज़ों का हाथ रहेगा। वहीं यदि यही अंग्रेजी शासन व्यवस्था रही तो देवालय की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वहीं दूसरा उनका विचार मस्तिष्क में आता है कि कोई पुस्तक रचना की जाए। अब पुस्तक रचना का विचार जो है वो आते ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि जब पुस्तक समीक्षा के लिए समीक्षकों के पास जाएगी तो क्रिटिक यानी समीक्षक जो हैं वो उस पुस्तक में से अच्छी और बुरी दोनों बातों को निकालकर बाहर कर देंगे। ऐसा होता है जब पुस्तक लिखी जाती है तो उसकी समीक्षा होती है। तो इस प्रकार से अगले ही पल उनके मन में फिर तीसरा विचार आता है कि क्यों ना संसार में रहते हुए कुछ ऐसे काम किए जाएं कि नाम अमर हो जाए। और फिर उन्हें ध्यान आता है कि उन्हें कोई विद्यालय बनाना चाहिए। पाठशाला का ध्यान आते ही उनके मस्तिष्क में ये विचार घूमने लगता है कि पाठशाला कैसे बनाई जाए। अब पाठशाला बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें आवश्यकता है वो है द्रव्य की। अब द्रव्य का मतलब है धन, और द्रव्य का जुगाड़
वो अपने मित्रों के माध्यम से करते हैं। मित्र जो हैं वो भारतेंदु तक द्रव्य का पूरा साधन पहुंचा देते हैं। ऐसे मित्र केवल कल्पोल कल्पना में ही हो सकते हैं और भारतेंदु को एक रेल भर के धन प्राप्त होता है और स्वप्न में ही वो एक पाठशाला का निर्माण करते हैं। बच्चों, पाठशाला बनकर तैयार होती है और पाठशाला के बनने में लगभग 20-25 साल लगते हैं। स्वप्न में सोचते सोचते तो कुछ भी सोचा जा सकता है, तो वो सोच रहे हैं कि 25 सालों में पाठशाला बनकर तैयार हो गई। अब पाठशाला जब बनकर तैयार हुई तो हिमालय की कंदराओं से उन्होंने गुरुओं को उसमें नियुक्त किया। ऐसे ऐसे गुरु नियुक्त किए गए कि उन गुरुओं की अपनी पुराना इतिहास खोलकर देख लिया जाए तो ये ज्ञात हो जाए कि जिन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था, ऐसे व्यक्तियों को ही उन्होंने अपनी पाठशाला में गुरु के रूप में नियुक्त कर दिया। अब जो प्रथम गुरु हैं वो मुग्धमणि शास्त्री। मुग्धमणि शास्त्री जो हैं वो बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं और उनको बहुत समय तक इंद्र ने ढूंढा, लेकिन इंद्र जब हार गया तो हार कर उसने देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु निश्चित कर दिया। ऐसे मुग्धमणि शास्त्री किसके हाथ में आ गए? भारतेंदु जी के, जो स्वप्न में देख रहे हैं कि मुग्धमणि शास्त्री उनको ज्ञात हो गए। अब वो उन्हें लेकर अपनी पाठशाला की ओर चल दिए। तभी उन्हें दूसरे गुरु प्राप्त हुए जिनका नाम था पाखंड प्रिय। अब बच्चों, ऐसे नाम तो कहीं हमने आज तक नहीं सुने। पाखंड प्रिय यानी जिसको पाखंड अच्छा लगता है, जो पाखंड को पसंद करता है। तो पाखंड प्रिय जैसे गुरु जिनको दिखावे में विश्वास था, ऐसे गुरु उनको प्राप्त हुए जो लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे और आंखों में धूल झोंकने के उपरांत जो भगवान को लगाई हुई भोग की थाली खुद चट कर जाते थे और भगवान की थाली को चट करने के उपरांत लोगों से कहते थे कि आँख खोल कर देखो, भगवान भोग लगाकर चले गए। इस तरह से उन्होंने बहुत बार लोगों को धोखा दिया। वहीं अगले ही पल जो पंडित प्राणांतक प्रसाद हैं वो महान वैद्य हैं। ऐसे महान वैद्य कि जब कोई रोगी उन तक पहुंचता है तो उस रोगी को वो ऐसी दवा दे देते हैं कि उस दवा के प्रयोग से ही वो व्यक्ति कुछ ही दिनों में मृत्यु के निकट पहुंच जाता है और मृत्यु के निकट पहुंचकर चिता पर लेट जाता है। ऐसे महान प्राणांतक प्रसाद जो हैं वो भारतेंदु की पाठशाला में नियुक्त किए गए हैं। बच्चों, आपको भली भांति ज्ञात है, मैंने बताया था पहले के लेक्चर्स में कि इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था। जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था पर करारा प्रहार। तो ये जो आज आप पढ़ रहे हैं ये चौथा लेक्चर है। अब चौथे लेक्चर में हमने अब तक जो पढ़ा उसी का अध्ययन प्राप्त कर लिया। अब हम चौथा लेक्चर शुरू करते हैं। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन से जाकर ये ढूंढ ले आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की इन्होंने रचना कर दी है। तो बच्चों, अगले जो गुरु हैं वो हैं लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, जो बड़े ही उद्दंड पंडित हैं और वास्तव में ज्योतिष विद्या में बहुत कुशल हैं। और नवीन तारे जिन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता, लुप्त लोचन जिनकी नेत्र लुप्त हो गए हैं, ऐसे लुप्त लोचन जो हैं जिन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता, जो अति कुशल हैं, उनके कुछ तारे उन्होंने आकाश से ढूंढ लिए हैं। नवग्रह के अलावा उन्होंने कुछ महान तारों की रचना कर दी है जो खुद नहीं देख सकते, क्योंकि ज्योतिषी का मतलब ही है दूसरों का भाग्य देखने वाला। जो खुद नहीं देख सकता वो दूसरों का भाग्य कैसे बताएगा। उनमें से तामिस्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय हैं, यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता है, इनको कुछ विशेष रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी इन्होंने तारों की रचना कर दी है। अब ऐसे तारों की रचना इन्होंने की है कि उन तारों की रचना से इनको ये माना जाता है कि ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण हो गए हैं। अगले पल है जो दूसरे गुरु का उल्लेख इन्होंने किया है वो है शील दावानल।
जो नीति दर्पण है अर्थात न्याय का दर्शन जो करते हैं वो हैं शील दावानल। शील दावानल यानी जिनके चरित्र से जंगल की आग प्रकट होती है। समय थोड़ा है, इस हेतु वे थोड़े से समय में आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जा रहा है। अब ये जो शील दावानल हैं ये चरित्र से आग बरसाते हैं, लेकिन लोगों को क्या पढ़ाते हैं? न्याय पढ़ाते हैं, नीति पढ़ाते हैं। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं। ये बाल ब्रह्मचारी हैं क्योंकि इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया है। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी है, पर इनके जो बहुत से प्रिय शिष्य हैं उनके नाम सुनिए। वेणु, वाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके प्रमुख शिष्य हैं। तो बच्चों आपको बताया गया था कि ये प्रमुख शिष्य जो हैं ये सब राक्षस हैं। अब ये राक्षस हैं और जो राक्षस किसी के प्रिय शिष्य हैं तो समझ लीजिए जिन्होंने राक्षसों को नीति पढ़ाई है वो खुद कितना बड़ा नीतिज्ञ होगा। इन सब का वध किस प्रकार से भगवान ने उद्धार करते हुए किया है, इस बात का अंदाज़ा और अनुभव हम सबको है, क्योंकि दूरदर्शन पर भी बहुत से ऐसे धार्मिक सीरियल आते हैं जिनमें इन सब के बारे में बताया जाता है। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता इनकी अनुमति लेकर ही आगे बढ़ते हैं। ये इतने बड़े नीतिज्ञ हैं कि अब भी कोई कठिन कार्य यदि आता है तो इनकी अनुमति से ही लोग आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि ये अनुमति देंगे तभी हमारे कार्य सफल होंगे। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। देखो, सराहना का मतलब है प्रशंसा, दुर्लभ का मतलब है दुर्लभ, जो आसानी से, बच्चों संस्कृत में लब धातु जो है उसका अर्थ होता है प्राप्त करना। दुर्लभ का मतलब है आसानी से प्राप्त ना होने वाला, अर्थात कठिनता से जो प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। दुर यानी बहुत कठिनता से और लभ का मतलब है प्राप्त करना। संस्कृत में लभ धातु का मतलब होता है प्राप्त करना। तो यद्यपि ऐसे गुरु संसार में परम दुर्लभ हैं, अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि अपने अपने विद्यार्थियों को अर्थात अपने लड़कों को यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए बिना चिंता के भेजें। अब जो भारतेंदु की एक अपूर्व पाठशाला बनकर तैयार हुई है, उस पाठशाला में वो परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से ये संपूर्ण नगर में घोषणा करवाते हैं कि अपने अपने लड़कों को विद्यार्जन के लिए इस अपूर्व पाठशाला में भेजा जाए। और ऐसे ऐसे जो महान गुरु उन्होंने निर्धारित किए हैं, वो महान गुरु से वो शिक्षा अर्जन प्राप्त करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं। अब ये बात कही जा रही है कि जितने भी लड़के यहाँ पढ़ने आएंगे उनके जो अभिभावक हैं वो इस बात की चिंता ना करें कि वो शुल्क के रूप में क्या देंगे। शुल्क का मतलब है फीस। जो भी आप कोई किसी से सेवा लेते हैं तो उसके उपरांत फीस देनी होती है। जो भी आप सेवा किसी से लेंगे तो उसके उपरांत जो शुल्क हम चुकाते हैं उसे कहते हैं फीस या चुकाया गया मूल्य। चुकाया गया मूल्य उसे हम शुल्क के नाम से जानते हैं। या तो आप इसे फीस कह दो या फिर कह दो चुकाया गया मूल्य। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि किसी भी अभिभावक को इस बात की चिंता नहीं करनी है कि शुल्क
कैसे देना है, क्योंकि शुल्क देने के लिए किसी को भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वो अध्यापकों को किसी भी प्रकार से मासिक देंगे नहीं, और देंगे भी तो 10-5 वर्ष बाद में। देखिए 10-5 साल तक जो भी अध्यापक उनके पाठशाला में अध्यापन कराएगा उसे वो किसी भी प्रकार से वेतन नहीं देंगे, ये बात यहाँ पर कही गई है। और वेतन देंगे भी तो 10-5 साल बाद देंगे। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, और हमें लगेगा कि उनको भोजन की ज़रूरत तो है, यदि हम वेतन नहीं देंगे तो भोजन वो कैसे करेंगे, और जब भोजन नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। तो भोजन का बंधन यानी एक सीमा बांधी जाएगी कि आपको इस समय पर भोजन प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि टिफ़िन सेंटर से खाना आता है तो वो एक समय होता है फिक्स कि आपने कितने बजे ऑर्डर दिया है, तो वैसे ही भोजन का बंधन बांध दिया जाएगा और नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उन सबको वो मिलकर न्यास लिया करें। न्यास का मतलब है बांटना, क्योंकि जो भी विद्यालय में उन्हें दान के रूप में प्राप्त हो जाए उसको आपस में वो सभी गुरु बांट लें। तो बच्चों, इस प्रकार से जो हमने ये अध्याय पढ़ा, इसमें एक ऐसी अपूर्व पाठशाला का निर्माण हुआ जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर बहुत ही करारा व्यंग करती है और ये बताती है कि उस समय की पाठशाला जो थी वो पाठशालाओं में अंग्रेजी शिक्षक किस प्रकार भारतीय संस्कृति का ज्ञान न होने के कारण हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करते हुए बच्चों को किस प्रकार से विद्यार्जन कराते थे। विद्यार्जन का तो केवल एक नाम होता था, लेकिन विद्या के नाम पर देने के लिए उनके पास पश्चिमी सभ्यता ही होती थी, और भारत के लोग उस समय पश्चिमी सभ्यता लेना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेजी शासन व्यवस्था होने के कारण वो लोग जो पढ़े लिखे थे वो कभी कभी इतने बाध्य हो जाते थे कि उन्हें लगता था कि उन्हें अंग्रेजी विद्यालयों में ही पढ़ाना चाहिए। जैसे आजकल अंग्रेजी विद्यालय हर गली में देखने को मिलता है, लेकिन उस समय ऐसे अंग्रेजी विद्यालय हर गलियों में नहीं होते थे, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की नींव डालने वाले हमारे देश में अंग्रेज ही थे, जिन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था को चालू किया था। हमारी भारत देश की मातृभाषा तो तब भी हिंदी थी और आज भी हिंदी है, बस फ़र्क इतना है कि अब इसे आज़ादी के बाद में एक ऐसा ठप्पा या यूँ कहें कि इस तरह का आदेश मिल चुका है कि राष्ट्रभाषा की मानक हिंदी भाषा है। तो बच्चों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान, देखिए हर लेक्चर में मैंने बोलकर बताया है काशी में 1850 में इनका जन्म हुआ था। पर्यंक का शब्दार्थ होता है पलंग, ये आपको बोर्ड पर लिखवाया भी गया था, तो ध्यान दीजिए। पर्यंक शब्द का शब्दार्थ है पलंग। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न कि लेखक के मन में प्रथम विचार क्या आया। सबसे पहले लेखक के मन में क्या विचार आया कि संसार में नाम अमर रखने के लिए उसे कोई युक्ति निकालनी चाहिए, और सर्वप्रथम उसने देवालय बनाने का विचार किया कि वो कोई देवालय बनाए, अर्थात मंदिर बनाए, और मंदिर बनाने का विचार सबसे पहले उसके मस्तिष्क में आया। बच्चों, अति लघुत्रात्मक प्रश्न 2 पंक्तियों में ही उत्तर लिखने हैं, बहुत बड़े उत्तर आपको नहीं लिखने हैं। उद्दंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे। तो बच्चों, उद्दंड पंडित, अब आपकी जो छोटे क्वेश्चन है उसमें ध्यान रखना है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर सटीक देने हैं, क्योंकि अति लघुत्रात्मक है। तो अति लघुत्रात्मक में जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो हमें हर हाल में 2 पंक्तियों में देने चाहिए, और जो मेन आंसर होता है उसे रेखांकित करना चाहिए। तो जैसे कि पहले का मुख्य आंसर है देवालय, और दूसरे का मुख्य आंसर है हिमालय
की कंदराओं से। अब ये मुख्य आंसर है। तो जब आप कॉपी में लिखेंगे कि लेखक के मन में प्रथम विचार क्या आया, तो आप पंक्ति बना के लिखेंगे कि लेखक के मन में प्रथम विचार आया कि संसार में नाम अमर रखने के लिए कोई देवालय बनाना चाहिए। तो जब आप देवालय लिखेंगे तो इसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे पंक्ति में। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि उद्दंड पंडित कहाँ से बुलाए गए थे, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसमें लिखना है कि उद्दंड पंडितों की व्यवस्था हिमालय की कंदराओं से की गई थी, अर्थात वो हिमालय की कंदराओं से बुलवाए गए थे। तो आपको हिमालय की कंदराओं को अंडरलाइन करना है। ऐसे रेखांकित करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब तीसरा प्रश्न है, ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था। तो आपके ध्यान रखें कि जो नाम है वो थोड़े कठिन है, इसलिए इन नामों को आपको सही तरीके से लिखना है। जैसे कि आपका पूरा आंसर है, ज्योतिष विद्या में निपुण पंडित का नाम लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण है। तो आपको पूरा नाम लिखना है और पंक्ति में जब पूरा आंसर हो जाए तो उसे ऐसे रेखांकित करना है। बिना रेखांकित किए आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने चाहिए बच्चों, क्योंकि रेखांकित करने से बोर्ड में जो भी कॉपी चेक करता है उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है और उसे ये बात पता चल जाती है कि आपने मेन आंसर को रेखांकित करके उसका भी समय बचाया है और खुद का भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूरे हुए। लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया। अब बात करते हैं कि देवालय बनाने का विचार उसने क्यों त्याग दिया था। लिखेंगे, लेखक ने देवालय बनाने का विचार सबसे पहले मस्तिष्क में सोचा, लेकिन अगले ही पल लेखक को ज्ञात हुआ कि यदि वो देवालय बनाकर छोड़ जाएगा तो निश्चित ही अंग्रेजी शासन व्यवस्था यदि कुछ काल तक चलती रही तो ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था देवालय के प्रति आंख घुमाने पर भी अपराध बना देगी। अर्थात भारत के लोग यदि देवालय की तरफ नज़र उठाएंगे या मंदिर में जाना चाहेंगे तो फिर अंग्रेजी शासन व्यवस्था उन्हें कहीं ऐसा ना हो कि चर्च की तरफ मुंह मोड़ दे। ऐसा सोचते हुए उन्होंने तुरंत ही ये निश्चित किया कि वो देवालय का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में देवालय पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। अब जब मेन आंसर आप लिखेंगे कि देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया, तो उसमें मेन आंसर को अंडरलाइन यानी रेखांकित करना है। रेखांकित से तात्पर्य है कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कारण कि कोई भी उस पर आंख उठाकर ध्यान नहीं देगा। तो मेन आंसर हुआ अंग्रेजी शासन व्यवस्था और कोई भी आंख उठाकर नहीं देखेगा। इस तरह से पंक्तियों को रेखांकित करते हुए आपको आंसर लिखने हैं। पुस्तक लेखन के विचार में लेखक क्यों सहम गया। अब बात है कि पुस्तक लेखन का विचार जब उसके मस्तिष्क में आया तो लेखक सहम हो गया। उसका कारण है कि पुस्तक लेखन का विचार जैसे ही लेखक के मन में आया तो उसे समझ में आ गया कि वो तो बड़ी मेहनत से पुस्तक लिखकर तैयार करेगा, लेकिन जैसे ही पुस्तक समीक्षक के पास पहुंचेगी तो समीक्षक रूपी कीड़ा उसको काट छांट करके आधे से अधिक नष्ट कर देगा। कहने का तात्पर्य है कि समीक्षक उसे पूरी तरह से जो आधी बात उसमें से निकाल देगा तो आधी किताब जो है उसके लिए लेखक को यश के स्थान पर अपयश प्राप्त होगा। और इसी विचार से उन्होंने लेखक बनते हुए पुस्तक रचना का विचार त्याग दिया। पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है। अब ध्यान दीजिए, पंडित प्राणांतक प्रसाद, प्राणों के अंत तक जिनकी कृपा बनी रहती है। नाम से ही स्पष्ट है कि पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता लेखक ने बताई। लेखक ने बताया
कि पंडित प्राणांतक प्रसाद जो एक महान वैद्य के नाम से जाने जाते हैं, संसार में ऐसे महान वैद्य के पास जब तक कोई औषधि के लिए नहीं पहुंचता है तब तक ही उसके घट रूपी शरीर में प्राण बने रहते हैं, और जब वो उनकी औषधि प्राप्त करता है तो धीरे धीरे चिता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको किताब की भाषा नहीं बदलनी है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी भाषा में नहीं है। जब प्रश्न के उत्तर में आपसे ये कहा जाए कि आपको अपने शब्दों में लिखना है, तभी किताब की भाषा को बदलना चाहिए। तो इन प्रश्नों को थोड़ा लिखना और पढ़ना, याद करना कठिन होगा, क्योंकि भाषा यद्यपि तत्सम शब्दावली से युक्त है, लेकिन हमको जैसा किताब में लिखा है वैसे ही उत्तर तैयार करने होंगे। अब बच्चों प्रश्न आता है निबंधात्मक। सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग के साथ प्रस्तुत किया है। तो आपको हर लेक्चर में ये विशेष रूप से बताया गया कि भारतेंदु जी ने ये निबंध ही तत्कालीन समाज की अंग्रेजी शासन व्यवस्था की शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए लिखा है। बच्चों, तत्कालीन समाज में अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने अपना जो गहरा प्रभाव छोड़ रखा था वो यही था कि वो करते तो बहुत कुछ थे, लेकिन होता ना के बराबर था। क्योंकि बच्चों, जिस जगह अपने साहित्य और संस्कृति का प्रभाव दिखाई ना दे तो वो व्यंग के रूप में ही दिखाई देता है। यद्यपि तत्कालीन समाज में अंग्रेज़ों ने बहुत से स्कूलों का निर्माण भी किया, जिन स्कूलों में बहुत महान महान पंडित भी जो अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए, लेकिन वो सभी पंडित जो थे वो प्राणांतक प्रसाद, ज्योतिषाभरण जैसे ही पंडित रहे होंगे, जिसकी वजह से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। जब वो पंडित ही अज्ञान के मार्ग पर चलकर, जैसे कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ठीक उसी प्रकार अज्ञान के मार्ग पे चलकर और फिर सही मार्ग को पकड़ ले तो परिस्थिति पाकर जैसे व्यक्ति कभी भी बिगड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी यही हाल था कि उस समय लोगों के मन में केवल यही विचार थे कि ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाकर कौन सी शिक्षा मिलेगी। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के चलते हमारे देश के लगभग सभी अभिभावक इतने मजबूर थे कि जब विद्यालय होंगे ही वैसे, जैसे आज हर गली में विद्यालय मिलेगा, शायद गली में 2-2, 3-3 विद्यालय भी होंगे। उस समय हमारे समाज में इतनी अच्छी व्यवस्था विद्यालयों को लेकर नहीं थी। बड़े बड़े विद्यालय तो गिनती के हैं जिन्हें तक्षशिला और नालंदा के नाम से जाना जाता है, लेकिन अंग्रेजी शासन व्यवस्था के चलते जो भी विद्यालय अंग्रेज़ों द्वारा निर्धारित हुए, उन विद्यालयों में जो अध्यापक नियुक्त हुए वो भी ऐसे ही थे जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे, जिनमें भारतीय संस्कृति का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। इसी वजह से विद्यालयों में पढ़ने वाले जो भारतीय थे उनकी शिक्षा की स्थिति भी डामाडोल थी, क्योंकि उसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो होता तो था भारतीय ग्रंथों के अनुसार, लेकिन पढ़ाने में रुचि प्रधानता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। ये बिल्कुल वैसे ही कही जाने वाली बात है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर निर्धारित कर दिया जाए कि जिसे उस पद पर आसीन होने का तो अधिकार है, लेकिन उसे उस पद का रत्ती मात्र भी ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से भारतेंदु जी ने तत्कालीन समाज की शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। अब अगला निबंधात्मक प्रश्न है बच्चों कि भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। अब भारतेंदु जी की शैली कैसी है? तो बच्चों, ये प्रश्न आपको विशेष के रूप में लिखना है। जैसे हम विशेष लिखते हैं उसी प्रकार से आपको विशेष के रूप में लिखना है। और ध्यान दीजिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनका हमको उस लेखक से संबंधित साहित्य परिचय देते हुए उसका विशेष बताना होता है। अब देखिए
कि ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना चाहिए। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि भारतेंदु जी की शैली पर, तो शैली का मतलब है उनका लिखने का तरीका, क्योंकि भारतेंदु जी कौन है, एक लेखक हैं, तो उनका लिखने का तरीका क्या है। तो जो कुछ भी हमने उनका परिचय पढ़ा है उसमें लिखने का तरीका आ चुका है। तो सबसे पहले शैली से संबंधित प्रश्न में आपको क्या लिखना चाहिए वो आप ध्यान दीजिए कि भारतेंदु जी की भाषागत शैली। तो शैली का मतलब ही है भाषागत विशेषता। अब ये ध्यान देना है आपको कि आपको इसमें लिखना क्या क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट जो आता है वो आता है उनका लेखक परिचय। तो उस लेखक परिचय में आप क्या लिखेंगे, तो पहले पॉइंट पे आप लिखेंगे उनका व्यक्तिगत परिचय। इसको विस्तारित करके लिखना है आपको, जैसे कि मैं बोलती जा रही हूं, आप ध्यान से सुनिए कि व्यक्तिगत परिचय में क्या क्या आता है। सबसे पहले आप उनका व्यक्तिगत परिचय देंगे और बहुत संक्षिप्त देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है, क्योंकि हमको बड़े प्रश्न एक प्रश्न में ही लिखने हैं। तो हमें व्यक्तिगत परिचय संक्षिप्त देना है। कैसे देना है, 1850 में काशी में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने लेखन कार्य से अपने युग का नाम ही भारतेंदु रखवा दिया। इतनी अच्छी उपाधि उनको प्राप्त हुई। बहुत छोटे से जीवन काल में उन्होंने 175 ग्रंथों की रचना की और उन 175 ग्रंथों में उन्होंने लगभग अनुवाद कार्य अधिक किए। अपनी अचल संपत्ति को उन्होंने देश और समाज सेवा में लगा दिया। ऐसे भारतेंदु जो थे, उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी लिखा वो इतना प्रभावी और उत्कृष्ट था कि उनके युग को ही उनके नाम से जाना जाने लगा। तो कभी भी किसी लेखक की या कवि की हम शैली पर बात करते हैं तो पहले संक्षिप्त रूप से आप उसका व्यक्तिगत परिचय दीजिए। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, इनको पॉइंटों में नहीं लिखना है, लेकिन आपको पैराग्राफ ऐसे बनाने हैं कि व्यक्तिगत परिचय, और फिर दूसरा पॉइंट आएगा, वो आएगा भाषागत विशेषता या शैलीगत विशेषता। बात एक ही है, भाषागत विशेषता या शैलीगत विशेषता। अब आप जब इसमें लिखेंगे तो इसमें मेन बात यही आएगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया। तो कैसे लिखेंगे, मुहावरेदार भाषा। दूसरा आएगा लोकोक्तियों का प्रयोग। तीसरा आएगा व्यंग प्रधान रचनाएं। व्यंग प्रधान रचनाएं। फिर आएगा परिमार्जित भाषा। भाषा कैसी है, शुद्ध, परिमार्जित, भाषा, शुद्ध परिमार्जित हिंदी भाषा। शुद्ध परिमार्जित हिंदी भाषा। आपको बाकायदा इसको पंक्तियों में लिखना है कि मुहावरेदार भाषा, लोकोक्तियों का प्रयोग, व्यंग प्रधान रचनाएं, शुद्ध परिमार्जित भाषा, और फिर अगला पॉइंट
शुद्ध परिमार्जित भाषा। वहीं अगला पॉइंट आपका हुआ संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। अगला आएगा विनोदपूर्ण शैली। विनोद व्यंग्यपूर्ण शैली। विनोद व्यंग्यपूर्ण लेखन शैली। लेखन शैली। तो इस प्रकार से ये मुख्य बिंदु आपको लिखवा दिए गए। अब बच्चों इसको आपको पंक्तियों में लिखना है। जैसे आप लिखेंगे कि उनकी भाषागत विशेषता क्या है, तो उनकी भाषागत विशेषता है कि उन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का विशेष रूप से प्रयोग किया है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, व्यंग प्रधान रचनाएं लिखी हैं। उनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित हिंदी भाषा है, अर्थात उसमें तत्सम शब्द अधिक हैं। वहीं उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है और व्यंग विनोदपूर्ण लेखन शैली है। विनोद का मतलब है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग होते हुए भी उसको इतना हंसी मजाक से युक्त कर दिया है कि पढ़ने वाले को वो कठिन होते हुए भी बहुत सरल और रुचि प्रधान लगता है, क्योंकि जो बात हंसते हंसते व्यंग में कह दी जाती है वो कड़वी होते हुए भी बहुत सहज और सरलता के साथ समझ में आ जाती है। तो बच्चों आज हमारा गद्य भाग का ये पहला चैप्टर पूरा हो गया है। इसके समस्त प्रश्नोत्तर आपको करवा दिए गए हैं। यदि अन्य कोई प्रश्न आपके बनते हैं तो कॉपी में लिख के रखें। ये सारे प्रश्न आपको एक साथ नहीं करने हैं, धीरे धीरे 5-5 प्रश्न आप कॉपी में करते जाएंगे तो भी 2 दिन में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो आपको पहले के लेक्चर में प्रश्न लिखवाए गए थे वो बीच के प्रश्न थे। बीच के प्रश्न भी अनिवार्य रूप से आपको याद करने हैं। धन्यवाद।